नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी में। नमस्कार मिश्रा जी। जी जनतंत्र जी नमस्कार। बहुत जी नमस्कार। बहुत आपको जी। नमस्कार है। हम लोग आभारी हैं कि आपने हम लोगों के रिक्वेस्ट को एक बार फिर माना है और अपना कीमती समय दिया है हम लोगों को। अभी हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में ही बात कर रहे थे और 2 दिन पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने उस समय भी जानकारी दी थी कि दूध के कारोबार में जो लोग लगे हैं उस दिशा में भी सरकार संवेदनशील है और आपने ये भी बताया था कि पाउडर बनाकर दूध के कारोबार करने की भी इजाज़त शासन स्तर पर दे दी गई है। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में नंबर 1 पोजीशन में है और कुल जो कारोबार होता है देश में दूध का उसमें दुनिया में 9.5% जो हिस्सेदारी है वो भारत की है और भारत के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 29% है। तो इस दिशा से, इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो आपकी सरकार और आपने जो फैसला किया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आज हम थोड़ा सा कृषि क्षेत्र पर ही एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तब से सुनते आ रहे हैं और आप तो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम बीजेपी के नेता हैं और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उसमें एक आपकी शुमार होती है और आपको शासन प्रशासन का लंबा अनुभव है। हम लोग जब पढ़ते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि जिस तरह से बाकी उद्योगों को लेके सरकार चिंतित रहती है देश की या राज्यों की, उस तरह की चिंता कृषि को लेके या कृषि के क्षेत्र में लगे किसानों के प्रति शासन की उतनी संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं कृषि को अभी तक उद्योग का दर्जा मिल पाया है? भाषण जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जो जितने भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी खेती की कटाई मड़ाई का काम पूरा किया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की ये बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ास तौर पर किसानों के बीच में ये कोरोना महामारी से लोग मुक्त रहे, उसमें हमारा जो किसान भाई जागरूक है, जो अन्नदाता किसान है, उसने बड़ी ही सावधानी से अपनी खेती को किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। खेती और उद्योग दोनों में बहुत बड़ा फासला और अंतर है। यहाँ पर हम कच्चा माल को तैयार करते हैं, अपने खेतों से निकालते हैं और ये बात ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में मैं यदि ये मानूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के पहले देश में कृषि क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में जब से कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट की शुरुआत कराई और यहाँ तक कि इराक और ईरान के युद्ध में भी उन देशों को भी आपूर्ति करवाया, तो उस समय से भारत की खेती की महिमा और गरिमा उसकी बढ़ी। और इधर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से उनके एजेंडे पर, उनकी सरकार के एजेंडे पर कृषि क्षेत्र रहा है और किसान रहा है और उन्होंने प्राथमिकता से जो है बिना उसको उद्योग का दर्जा घोषित किए हुए भी उन्हें बहुत सारी सहूलियतें देने का काम किया। मैं जहाँ तक मुझे याद है मनमोहन सिंह सरकार जी का जो फेज 2 था उसमें पूरे पंचवर्षीय योजना के भीतर मात्र 68,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र पर खर्चा किए गए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रिजीम में हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा कृषि क्षेत्र पर किया जा रहा है और किसान के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने फोकस किया है और उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला करके खासतौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और
हरित क्रांति योजना, साथ में जो है वो सॉइल टेस्टिंग के कार्यक्रम, और उसके अलावा मंडी में सुधार की दृष्टि से एपीएमसी एक्ट के भीतर सुधार करके और किसानों को सही कीमतें मिल सके, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और सारे मंडियों को कंप्यूटराइज कराने का, उनको ई गवर्नेंस की टेक्निक से जोड़े जाने का, और साथ साथ में प्रतिस्पर्धी मूल्य कैसे उसको मिल सके, इस दृष्टि से जो मंडी कानून के भीतर सुधार लाया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं। और उनके आने के बाद जो तस्वीर बदली कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों की कीमत किसान के लागत के 1.5 गुना, उद्योग क्षेत्र में 1.5 गुना लागत कीमत नहीं मिलती है, लेकिन कृषि क्षेत्र के भीतर 1.5 गुना लागत उन्होंने तय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, और उससे किसानों की हालत में काफ़ी व्यापक पैमाने पर सुधार आया है। और उसी का परिणाम ये आया है कि पिछले 5-6 वर्षों में देश का कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, और हम लोग जहाँ पर आत्मनिर्भर हुए हैं, हम अनेक देशों को भोजन दे सकने की आज स्थिति में पहुँच पाए हैं। और इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, उससे एक बहुत बड़ा किसान तबके को फायदा मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसमें एक उल्लेखनीय पहल है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसान को सीधे उनके खातों में भेजे जा रहे हैं। यह अपने में दुनिया की एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत के भीतर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयार की है। और ग्रामीण मनरेगा मजदूरों के लिए भी पिछले वर्षों में उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया था पहले की तुलना में। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर भाइयों को भी काम मिल सके, इस दृष्टि से एक विशेष प्रयास हुए हैं। आज संयोग से श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, और जो किसान और हमारे मजदूर भाई, खेतीहर मजदूर भाई या श्रमिक हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आज मई दिवस पर मैं उनको अपनी ओर से श्रमिक दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। शाही जी, एक दूसरा जो अहम विषय है कि क्षेत्रीय असंतुलन है, और क्षेत्रीय असंतुलन के चलते क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलती है। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही लें तो उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग ऐसे रीजन हैं जिनकी की समस्याएं अलग हैं। चाहे बुंदेलखंड के किसानों की समस्या अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग है, और सेंट्रल उत्तर प्रदेश की अलग है। आप को एक बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, संगठन से लेकर सरकार तक। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सूर्य प्रताप शाही जी महज एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसमें एक हैं। तो इसलिए इनसे ये अगर कोई बात कहते हैं तो प्रशासनिक और सांगठनिक दोनों अनुभव के आधार पर इनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और ज़्यादा गंभीरता से समझना चाहिए। इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ये क्षेत्रीय विषमताएं हैं, बुंदेलखंड के किसानों के जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई नियम बना के, कोई पैकेज अनाउंस करके नहीं किया जा सकता। और ठीक उसी तरह से क्षेत्र जो सेंट्रल यूपी है या वेस्ट यूपी है, उन किसानों की अलग समस्याएं हैं। तो इसको किस तरह से एक संतुलन बनाया जाए जिससे इनकी इनकम में भी एक समानता आए और एक बराबरी आए, इसके लिए आपके पास क्या विचार है? किस तरह की नीति आप सोचते हैं कि बननी चाहिए? देखिए, हमारा देश जो है वो विविध भौगोलिक जलवायु का और भूमि का क्षेत्रफल का देश है, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु और अलग अलग प्रकार की भूमि हमारे पास है। और प्राचीन काल में उसके कारण कठिनाइयाँ रही हैं। आज से 50-60 साल पहले संसाधनों का अभाव था, और उसके नाते वह क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेकिन चूँकि गंगा का उद्गम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास था, गंगा, जमुना, रामगंगा, सभी नदियों का उद्गम, और उनका जाल अधिकांश का जाल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर रहा है। वह उन्हें
प्राकृतिक धरोहर के रूप में प्राप्त हुई और इस नाते उनका मैदान ज़्यादा उपजाऊ और ज़्यादा उसके पास सिंचाई की क्षमता वहाँ पर उपलब्ध रही है। और ब्रिटिश काल में भी आप देखते हैं कि देश की सबसे पुरानी नहर हरिद्वार से निकाली गई थी गंगा केनाल स्कीम के भीतर। तो स्वाभाविक रूप से जो उनका विकास हमारे तुलना में, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की तुलना में ज़्यादा हुआ। दिल्ली के राजधानी के करीब रहने के कारण भी उनको एक बड़ा बाजार दिल्ली के रूप में मिला, जहां पर कि उनके उत्पादन की खपत ज़्यादा अच्छी रही है और इस नाते उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी कीमतों उनको बेहतर तरीके से उसके मूल्य मिलने से वहाँ पर संपन्नता आई है। वह संपन्नता उनके प्रयासों से भी आई है और साथ साथ में जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आई है। और इसलिए हम उसके साथ ईर्ष्या तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके आधार पर अपने प्रदेश की योजनाएं बना सकते हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारे जो खासतौर पर कृषि क्षेत्र के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन बना करके और हम लोगों ने उस पर खेती के काम का, उसके उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से और उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि बुंदेलखंड के भीतर भी सिंचाई क्षमता को कैसे बढ़ाई जा सके और सिंचन क्षमता बढ़ा करके और वहाँ पर भी उत्पादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से। और जो आपने बताया कि बुंदेलखंड पिछड़ा है और आमदनी के दृष्टि से कमज़ोर है, हमारी सरकार ने कोशिश किया कि खरीफ के सीजन में बुंदेलखंड में लगभग 20-21 लाख हेक्टेयर ज़मीन पड़ती है खेती के लिए और पूरा भूमि मिला करके, और उसमें से 17-18 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती होती है। तो रबी के खेती के भीतर और खरीफ की खेती के भीतर बहुत बड़ा गैप था। खरीफ की खेती 7-8 लाख हेक्टेयर में होती थी और रबी की खेती 15-16 हजार लाख हेक्टेयर के भीतर होती थी। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर यह तय किया कि हम वहाँ का आच्छादन बढ़ाएंगे और खरीफ के मौसम में भी किसान खेती कर सकें। इस दृष्टि से हमने एक तो उनको 80% अनुदान पर बीज सुलभ कराना हम लोगों ने देना शुरू किया। साथ साथ में वहाँ पर बड़े पैमाने पर हर साल 4 से लेकर के 5,000 खेत तालाब हम खुदवा रहे हैं और अब तक 30,000 से ज़्यादा खेत तालाब वहाँ पर खोदे जा चुके हैं, जिससे बरसात के पानी को इकट्ठा करके और खेतों की सिंचाई किए जाने के माध्यम से आज वहाँ का उत्पादन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि दलहन के उत्पादन में आज यदि 24 लाख मीट्रिक टन के करीब उत्तर प्रदेश में दलहन का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से 10 से 11 लाख मीट्रिक टन अकेले बुंदेलखंड के भीतर हो रहा है। तो हमने उनको अच्छे बीज सुलभ कराए, हमने उनको पानी की व्यवस्था सुलभ कराई, बिजली उनकी सुनिश्चित कराई और अब जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के द्वारा बाजार से भी आधारभूत संरचना से उनको जोड़े जाने का जो प्रयास हुआ है, उससे जो आर्थिक असमानता जिसकी आपने चर्चा की है वह उससे दूर की जा रही है। इसके साथ साथ भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहल से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में लगाने को मिला, जो मथुरा से शुरू होकर के और वह झांसी तक जाएगा। तो डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से भी अब वहाँ पर रोज उद्योगों की, खासतौर पर डिफेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज के आने की संभावना काफ़ी बढ़ गई हैं। और जो हमारा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उस एक्सप्रेस हाईवे से आवागमन बढ़ने से बाजार की उसकी सुविधा सबसे ज़्यादा, उस बाजार की सुविधा भी उनको मिल जाएगी। और साथ साथ में रेलवे के कॉरिडोर भी बन रहे हैं। आपको ये ध्यान होगा कि ढुलाई के दृष्टि से झांसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा पड़ता है और रेलवे का पूरे देश में जाने वाली जितनी भी ट्रेनें होती हैं उनके अधिकांश जो है वो झांसी से होकर के गुजरती हैं। तो इस तरीके से कैरेज के ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी वह एक बहुत बड़ा हब वहाँ पर बन सकता है। तो उस दृष्टि से हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर काम कर रही है और काम करके उसको अंजाम देने का काम किया है, जिससे उसकी असमानता खत्म होगी। अभी हमने आपको चर्चा किया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जी, हाँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में ही जानना चाह रहा था कि एक तो बुंदेलखंड के बारे में एक मेरा एक सप्लीमेंट्री और आपसे जिज्ञासा है जानने की सवाल कि
ये पार्टी लाइन पर बात हम नहीं करना चाहते हैं, ना हम सवाल भी पार्टी लाइन पर पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, अपने उत्तर प्रदेश सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के, कि जो जिले बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आते थे, उसमें केंद्रीय योजनाओं का या राज्य योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफ़ी बेहतर रहा, काफ़ी उत्साहवर्धक देखने को मिला। लेकिन जो ज़िले यूपी के अंडर में आते थे बुंदेलखंड के, उसमें प्रोग्रेस बहुत लचर रही, बहुत निराशाजनक रही, और शायद यही कारण रहा कि बुंदेलखंड आज़ादी के इतने साल बाद तक काफ़ी पिछड़ा रहा, काफ़ी मुश्किलों से जूझता रहा। आपने अब बताया कि जो नई आप लोगों ने योजना बनाई है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और देश के बाकी क्षेत्र रीजन्स के मुकाबले उनकी बराबरी में उठ के खड़ा हो जाएगा। ये बहुत खुशखबरी होगी हम सब के लिए और बुंदेलखंड के लोगों के लिए। दूसरा सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेके है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और संयोग से हम भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में एक हमेशा टीस रही कि जब उत्तर प्रदेश आज़ाद हुआ तब से लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग थे, वीर बहादुर जी को अगर छोड़ दिए जाए 3 साल के लिए, तो ज़्यादातर या तो उत्तराखंड के लोग होते थे और नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होते थे। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगातार उपेक्षा रही, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सिंचाई के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा, लखनऊ से और शासन स्तर से। अब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और आप भी एक बहुत कद्दावर मंत्री हैं इस सरकार में, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उम्मीद करें कि जो नाइंसाफ़ी, जो सौतेलापन उनके साथ आज़ादी के समय से लेकर और लंबे दौर तक चलता रहा, वो अब समाप्त हो जाएगा आप लोगों के रहते, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ भी बराबरी का व्यवहार होगा जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाकी क्षेत्रों के साथ शासन स्तर पर होता है? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या वहाँ की जनसंख्या का असंतुलन है। जो जनसंख्या का दबाव है वह बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जोतें बहुत छोटी हैं, और छोटी जोती होने के नाते जो है वहाँ के लोगों के लिए खेती जो है वह सिर्फ हैंड टू माउथ होकर के रहती रही है, और जिसकी वजह से वहाँ से पलायन होता रहा है। और इस बात को बहुत पहले ही सरकारों को ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ पर इस समस्या के निराकरण की दृष्टि से हम कदम उठाएं, और वहाँ की जनता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जनसंख्या के बढ़ाए जाने में हम अपने योगदान को संयमित करें और उसको सीमित करें, क्योंकि उसके वजह से पूरी उत्तर प्रदेश की गरीबी या पिछड़ापन या बेरोजगारी है, उसका सबसे बड़ा कारण का दबाव रहा है। और जो सरकारें थी वह सही समय पर उसका समाधान निकालने में जो कोशिश होनी चाहिए थी वो उसको नहीं कर पाई। अब जहाँ तक योजनाओं का प्रश्न है, योजनाओं में इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं की जा रही है, और कोशिश किया जा रहा है कि पूरी उत्तर प्रदेश को भी खास तौर पर पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से या बुंदेलखंड को बुंदेलखंड विकास निधि के माध्यम से वहाँ पर विकास के कार्यक्रमों को तेज गति से बढ़ाया जाए। इसी तरीके से क्रिटिकल गैप योजना के माध्यम से भी उसको कोशिश ये की गई है कि वहाँ पर और एडिशनल जहाँ पर ज़्यादा कमियां हैं उनकी भरपाई किया जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद गोरखपुर को भी वाराणसी एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस हाईवे के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उससे आने वाले जो 10-12 जनपद हैं वो काफ़ी उनमें विकास की गति को तेज होगी, और जो बलिया छूट गया था, बलिया को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़े जाने की योजना मंजूर कर दी गई है, और उस पर काम भी शुरू होने वाला है। इसी तरीके से जो चीनी मिलें हम एक आधार थी वहाँ की, और तेज खास तौर पर कांग्रेस के हुकूमत में और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में जो चीनी का कटोरा या गन्ना का
एक तरीके से शुरुआत जिस देवरिया कुशीनगर जनपद से हुई थी, वो चीनी मिलें अधिकांश उसमें से बंद हो गई, और बंद ही नहीं हो गई, उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया, जिससे वहाँ का जो कृषि का आधार, खासतौर पर नकदी फसल के रूप में गन्ना वहाँ पर लिया जाता था, तो वह गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। इस बीच में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने खासतौर पर पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल जो बंद हो गई थी उनको चला करके उसमें भी गति देने का काम किया है, और साथ साथ में अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खासतौर पर गीराम के भीतर इंडस्ट्री लाए जाने की दृष्टि से भी जो उन्होंने प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों के माध्यम से अब वहाँ की तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई है। फर्टिलाइजर कारखाना जो पिछले 30 साल से बंद था, उनको भी चालू करने का व्यवस्था बन गई है, और अब वो काफ़ी उसका काम पूरा हो गया, जिसकी वजह से जो वहाँ पर एक व्यवसाय का और रोजगार का जो अवसर था जो समाप्त हो गया था, वह भी अवसर अब वहाँ पर स्थानीय स्तर पर मिलने वाला है। बीमार लोगों के लिए चिकित्सा की दृष्टि से लखनऊ और दिल्ली तक जाना पड़ता था, अब वहाँ एम्स बना करके इस बात की एम्स का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। आउटडोर वहाँ के खुल गए हैं, आउटडोर इमरजेंसी देखी जा रही है। तो इस तरीके से जो ये व्यवस्था की गई है, उससे वहाँ पर खास तौर पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 6 लेन की सड़क करके वाराणसी को वहाँ के एयरपोर्ट का विस्तार करा करके गोरखपुर से एयर कनेक्टिविटी को जोड़ करके, और साथ साथ में जो है वो टाटा के सौजन्य से और भारत सरकार के सौजन्य से कैंसर हॉस्पिटल बनारस में बना करके जो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, इनका भी एक जो यहाँ से लोग इलाज के लिए बाहर जाते थे, आज वो अपने यहाँ वो सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और उनकी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो सकेगी। इसी तरीके से अब वहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों के खोले जाने की, अनेक विश्वविद्यालयों को बनाए जाने की, शिक्षण व्यवस्था को ठीक किए जाने की, तो ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब एक तरफ जो है वो 60 साल और दूसरी ओर ये हमारे 3 साल, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि इसमें तेज गति हम देकर के इस काम को करा सकें, और उस दिशा में काफ़ी प्रयत्न हो रहा है। गोरखपुर देवरिया को भी 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। तो यह सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, बाजार भी मिलेगा, काम भी आएंगे, और धीरे धीरे उद्यम भी वहाँ पर खड़े होंगे। तो यह बुनियादी तौर पर समस्याओं के समाधान की दृष्टि से प्रयास किया गया है। कृषि क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो मैंने कहा कि हरित क्रांति लाओ योजना के भीतर इस साल 2 जनपद और वहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिए, देवरिया और बलिया को, तो इससे काफ़ी लाभ वहाँ के किसानों भाइयों को भी मिलेगा। आपने गन्ना की चर्चा कर दी, मैं उसके पर भी थोड़ा पूछने वाला था आपसे, लेकिन आपने बता ही दिया। क्या पडरौना और कठकुइयाँ जो 2 चीनी मिलें बंद हैं, उसको भी चालू कराने की दिशा में कोई कोशिश हो रही है? एक सवाल। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल के साथ उतना ध्यान नहीं दिया, ये सच्चाई है कि पूर्वांचल विकास निधि का पैसा पिछली सरकारें डाइवर्ट कर देती थी दूसरे क्षेत्रों में, और बजटरी एलोकेशन के बावजूद जब विकास की बात आती थी तो वो उस धनराशि का इस्तेमाल पूर्वांचल के विकास के लिए नहीं होता था। ये खुशी की बात है कि आपकी सरकार पूर्वांचल को भी उतना महत्व दे रही है। तो पहला तो ये कि क्या पटरौना कटकुइयाँ जो 2 चीनी मिलें बंद हैं, उसको भी चालू कराने के लिए सरकारी स्तर पर कोई कोशिश हो रही है? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंडक नदी की बाढ़ के वजह से करोड़ों रुपए की तबाही होती है हर साल, तो उसके लिए भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है क्या शासन स्तर पर? देखिए, पहले हम गंडक से ही शुरू करते हैं। पिछले 3 साल में गंडक की बाढ़ से रोकथाम करने के बहुत सख्ती से उपाय किए गए, और उसी का परिणाम यह है कि अन्य जनपदों में बाढ़ आने के बावजूद भी गंडक के किनारे वाले जिलों में बाढ़ नहीं आ पाई, और अभी भी उस पर काम हो रहा है। बंधों के पिचिंग करने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान निकाल दिया जाए। उस पर एक नया पुल भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू किया, जो लगभग बन करके पूर्णता की ओर है।
तो इस तरीके से ये प्रयास हुआ है कि गंडक को नियंत्रित किया जा सके, और आज गंडक नियंत्रण की स्थिति में है। और जहां तक आपने कठपुइया और पडरौना चीनी मिल की बात कही है, वह अनेक वर्षों से वो बंद चीनी मिल हैं, और उनका विवाद वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की प्राइवेट और कुछ भारत सरकार के शेयर होल्डिंग के भीतर वो थी, जो बाद में विवाद के भीतर वो गया, और वहां से एक जवाहर प्रसाद हरिशंकर तिवारी जी को पहले अवार्ड हुआ, और फिर उसके बाद जवाहर प्रसाद जायसवाल को। नतीजा वो लोग नहीं उसको चला पाए, और वो जो का त्यों पड़ा रहा। तो इस मामले में अभी इतना विवाद है कि अभी इसके बारे में कुछ कह सकने की स्थिति नहीं है। और लेकिन अन्य चीनी मिलों को आज खड्डा की क्षमता को विस्तार किया गया है, ढाढ़ा चीनी मिल की भी क्षमता को बढ़ाई गई है, और वहां पर साथ में कैप्टिव प्लांट भी चलाया जा रहा है ढाढ़ा के भीतर, जिससे वो प्रॉफिटेबल स्थिति के भीतर है। रामकोला पंजाब में भी इस तरीके की प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे एक परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि जिससे कि वहां किसान को सही समय पर कीमतें भी मिल जाए और उनको परेशानी न हो। ये सुप्रीम कोर्ट से यदि मसला बैतालपुर भटनी देवरिया का यदि निर्णय हो जाता है, तो हम लोगों की ये मंशा है कि उसमें से एक चीनी मिल हम उसको चला सकें। लेकिन अब ये निर्णय होता है, अब अदालत के भीतर है, जब तक वहां से निर्णय नहीं होता तब तक उस पर हम कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साई जी बात करने के लिए। थैंक यू।